everyone, this is Niharika. Today we are going to start with chapter number 5 Governing Ourselves of class 5th SST. आज हम क्लास 5th का SST का चैप्टर डिस्कस करेंगे। मैंने ये पूरा चैप्टर आपको स्क्रीन पे विजिबल कराया हुआ है। इस चैप्टर को मैं रीड करूंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। मैंने काफ़ी सारी और भी वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि डिफरेंट टॉपिक्स पर है, लाइक मैथ्स पर है, साइंस पर है। सो अगर आपको इन वीडियोस का लिंक चाहिए तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। So let's get into the video. Okay, सब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि चैप्टर पूरा का पूरा यहाँ विजिबल है स्क्रीन पर। हम इसको थोरली पढ़ते जाएंगे और आप मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इसका क्या मतलब है कि इंडिया जो है वो 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है और उसकी 8 यूनियन टेरिटरीज है ना। स्टेट्स आप सब जानते होंगे, राज्य की इंडिया के 28 स्टेट्स हैं और जिसमें 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको मार्क कर लीजिए जैसे कि मैं मार्क कर रही हूँ। टेक योर पेंसिल एंड स्टार्ट मार्किंग इट। इफ यू डोंट हैव पेंसिल, व्हाट यू कैन डू इज आप इसको लिख भी सकते हैं, है ना, ताकि ये आपके काम आ जाए। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड वन इन ईच स्टेट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने सुना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट भी होती है। दिस हैज बीन डन टू गवर्न द कंट्री प्रॉपरली। और ऐसा क्यों है कि स्टेट्स की गवर्नमेंट अलग है और पूरे सेंटर मतलब पूरे इंडिया की गवर्नमेंट भी अलग है, ताकि सारा काम आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से सब लोग अपना अपना पार्ट पूरा कर ले। इसलिए क्या है, स्टेट की गवर्नमेंट भी अलग होती है, हर स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट भी होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, मतलब एक पूरे इंडिया की गवर्नमेंट और एक हर स्टेट की पर्टिकुलर गवर्नमेंट भी होती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ फैक्ट वाइज दिया हुआ है ना, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है मतलब वो बुक जिसमें इंडिया के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज लिखे हुए हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और उसे मतलब कौन सी असेंबली ने उसे बनाया है, वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। और 1950 को 26 जनवरी को इसको फोर्स में लाया गया। फोर्स में लाया गया मतलब इसको यूज कब किया गया है, 26 जनवरी 1950। अब आपको ये बात दिमाग में आई या नहीं मुझे नहीं पता, पर 26 जनवरी सुन के मेरे दिमाग में एक चीज बात याद आई कि इस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, है ना। काफी बच्चों को तो ये नहीं पता होगा कि रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं और काफी को पता भी होगा। तो रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बिकॉज इस दिन से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हमारे रूल्स है, रेगुलेशन है, लॉज हैं, वो इस दिन से फॉलो करने शुरू हो गए थे। दैट इज वाई हम 26 जनवरी को एज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 1950 26 जनवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फोर्स में आई, उसे हम यूज करने लगे। वी सेलिब्रेट दिस डे एज आर रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ओके, सो अब इसमें राइट साइड पे मेरे को दिया हुआ है पैराग्राफ इस पेज का। सो मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देती हूँ। ओके, सो the powers of the central and state governments have been clearly written down in the constitution। जैसे आपको मैंने बताया कि रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, पावर्स, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिटन है ना। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकार है, जो उनकी पावर्स हैं, वो सब कहाँ लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंडिंग द कंट्री इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के तरीके से इन्होंने हमें बताया हुआ है डिफेंडिंग द कंट्री, मतलब कंट्री को डिफेंड करना, कंट्री की पूरी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर होती है ना। जो पूरी इंडिया की गवर्नमेंट होती है उस पर कंट्री की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वाइल मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर विद इन अ स्टेट इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वाइल मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने मेंटेन रखना होता है पूरे स्टेट में, है ना, कि कहीं पे भी कोई भी कानून, लॉ मतलब होता है कानून, किसी भी कानून को कोई ना तोड़े, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो महाराष्ट्र इज अ स्टेट, है ना, तो वहां की जो गवर्नमेंट है उसे स्टेट गवर्नमेंट कहेंगे, और उनका काम क्या है, उनका काम ये है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर स्टेट। अपने स्टेट में लॉ और ऑर्डर्स को मेंटेन रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प्स द स्टेट गवर्नमेंट्स व्हेनेवर द नीड अराइजेस, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करती है जब भी उन्हें उनकी जरूरत होती है ना। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो है बीजेपी, राइट, और जो स्टेट गवर्नमेंट है मतलब हर स्टेट की वो अलग अलग है ना। सो अगर कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है तब वो उनकी हेल्प करते हैं। ओके, सो ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क नहीं करा रही हूँ, बस आप इसको अपनी नॉलेज में रखिएगा कि किसका क्या काम होता है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, कैसे काम करती है, कितने लोग हैं, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो अपनी अपनी पेंसिल्स अपने हाथ में रखिएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, ये क्या करती है, ये लॉज बनाती है पूरी कंट्री के लिए, है ना, कि जो पूरी हमारी कंट्री है इंडिया, इसके जो लॉज हैं, है ना, कानून है, वो कौन बनाते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। दिस लॉ मेकिंग बॉडी इज नोन एज द पार्लियामेंट। और ये लॉ कहाँ बनाए जाते हैं, ये लॉ बनाए जाते हैं, ये कानून बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में। आपने सुना भी होगा बहुत बार न्यूज में कि पार्लियामेंट, है ना, तो पार्लियामेंट क्या है, जहां पे हमारे लॉज बनते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द टू हाउसेस, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होते हैं, है ना, और दो हाउसेस होते हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप लोगों को पता है ना, जो पूरे इंडिया को रेगुलेट करते हैं, पूरे इंडिया को देखते हैं, है ना, और दो हाउसेस हैं, एक होती है लोकसभा और एक राज्यसभा। अब लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, जब मैं आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगी तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, है ना। सो ये बातें इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी मार्क कर लीजिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द टू हाउसेस, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो पार्लियामेंट में ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, लोकसभा होते हैं और राज्यसभा। ओके, सो आगे पढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है लोकसभा। ओके, सो द लोकसभा इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। मतलब हमारी पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू है लॉ मेकिंग में, कानून बनाने में, वो है लोकसभा। ओके, द लोकसभा इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल और द लोअर हाउस। और इसको हम किसी और नाम से भी जानते हैं, वो नाम क्या क्या है, वो नाम है हाउस ऑफ द पीपल, है ना, लोगों का घर, या फिर लोअर हाउस, इसको इन नामों से भी जाना जाता है। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, है ना, लोग इनको, जैसे आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स या फिर कोई सिस्टर या ब्रदर जो कि 18 अबव हैं, जो वोट के लिए एलिजिबल हैं, है ना, तो वो जब जाते हैं वोट दे के आते हैं तो वो लोकसभा के मेंबर्स को, जो लोकसभा इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनको वोट देते हैं, है ना। यहाँ लिखा है ना, इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, कि लोग इन्हें इलेक्ट करते हैं, लोग इनको चूज करते हैं, वोट डालते हैं, जिससे कि वो एक पर्सन फिर हेड बन जाता है। द स्पीकर गाइड्स द प्रोसीडिंग्स इन द लोकसभा। लोकसभा में एक स्पीकर होता है ना, मतलब एक मेन पर्सन होता है जो इस लोकसभा को प्रोसीड करता है, आगे बढ़ाता है। शी और ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस। और वो स्पीकर कौन होगा, वो मेन पर्सन कौन होगा, वो लोकसभा में से ही इलेक्ट किया जाता है, उनमें से आपस में ही वोटिंग होती है और तभी वो खुद ही चूज करते हैं कि हाँ भाई हम इस पर्सन को एज अ स्पीकर बिठा रहे हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लाइक मैं इसको मार्क कर देती हूँ, है ना, इसको आप भी मार्क कर लीजिए। दीज 4 और 5 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट, कि स्पीकर कैसे इलेक्ट होते हैं, है ना, स्पीकर का काम क्या होता है, मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, तो सारी बातें यहाँ पर रिटन हैं। ओके, नेक्स्ट नीचे आते हैं। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। मतलब
कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो कितने साल तक के लिए इलेक्ट होते हैं, 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, है ना। कि अगर हम उन्हें चूज करते हैं एज मेंबर तो वो कितने साल के लिए बने होते हैं, 5 ईयर्स के लिए होते हैं। एनी इंडियन सिटीजन who is 18 years of age और above can vote in the general election। जैसा कि आपको मैंने बताया अभी कि कोई भी इंडियन सिटीजन मतलब इंडिया में रहने वाला नागरिक, इंडिया का नागरिक जो कि 18 साल से ऊपर उनकी उम्र है, वो इलेक्शन देने के लिए एलिजिबल है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एज जो है इंडिया में वोट देने के लिए एलिजिबल है। सो वो एज है 18 ईयर्स। ओके, सो 18 ईयर्स से ऊपर का इंसान जो इंडिया का सिटीजन हो, इंडिया में बॉर्न हुआ हो, इंडिया के में ही रहता हो, वो सिटीजन अपना वोट डाल सकता है। द होल कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज यू कैन ऑल्सो मार्क इट। हियर इज रिटन कि इंडिया को मतलब पूरी कंट्री को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, और उन छोटे छोटे एरियाज को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो यू कैन से दैट द होल कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ एरियाज, सो दे आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। The person who gets the highest number of votes in the election is elected as a member of parliament from that constituency। कहने का मतलब है वो इंसान जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं, है ना, इलेक्शंस में, वो बन जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे एमपी बोलते हैं, फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का वो इंसान एमपी बन जाता है। मान लेते हैं हर पार्टी, जितनी भी पार्टी होती है, है ना, जैसे बीजेपी होती है, आम आदमी पार्टी होती है, कांग्रेस होती है, उन सबका एक एक मेंबर, एक एक हेड जो है वहाँ पे होता है और उसको जाके हमें वोट दे के आना होता है ना। अब हमने जिनको भी सबसे ज्यादा वोट मिले हैं तो वो क्या होते हैं, वो बन जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, वो एमपी बन जाते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस पर्टिकुलर एरिया के। सो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी मार्क कर लीजिएगा। मैं भी मार्क कर रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि ये सारी मैंने आपको बताया ना कि ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक आप कुछ छोड़ ही नहीं सकते हो। सो आप जब सुन रहे हो तो बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। ओके, द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स। लोकसभा में कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, 552 मेंबर्स, है ना। जैसे होता है ना कि किसी ऑफिस में कितने लोग हो सकते हैं, किसी स्कूल में कितने बच्चे हो सकते हैं, वैसे ही लोकसभा में 552 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। ओके, ज़्यादा ज़्यादा इतने मेंबर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसको मैं मार्क कर लेती हूँ। ओके, अच्छा, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी स्क्रीन पर, यहाँ ऊपर लिखा है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज इन न्यू दिल्ली। जैसे कि आपको पता भी होगा, जिसको नहीं पता है बता देती हूँ कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, जहाँ पे लॉ बनते हैं, वो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। The building was designed by Sir Edwin Lutyens and Sir Herbert Baker। और ये बिल्डिंग किसने बनाई है, ये बिल्डिंग बनाई है सर एडविन ल्यूटन ने और हर्बर्ट बेकर ने, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आप इसको मार्क कर लीजिए, है ना, कि ये बिल्डिंग किसने बनाई है, ये कहाँ पे है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ओके, आप देख सकते हो, आपने ये काफ़ी बार न्यूज़ में भी देखी होगी पिक्चर, है ना। तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है जहाँ पे हमारे लॉज बनते हैं और जहाँ पे मेंबर्स बैठते हैं। ओके, सो अब हम आ जाते हैं हमारे राइट साइड पे, जो कि है आपको दिख रहा है, जो कि टॉपिक है हमारा राज्यसभा। अभी हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। ओके, सो द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोकसभा इज द लोअर हाउस, तो अपर हाउस कौन है, राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं पार्लियामेंट का। इट्स मेंबर्स आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। इसके मेंबर्स डायरेक्टली लोग उनको इलेक्ट नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उन्हें डायरेक्टली लोगों से वोट मिलते हैं, है ना, तब जाके वो एमपी बनते हैं। बट इसके मेंबर्स डायरेक्टली लोग इलेक्ट नहीं करते। मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूनियन टेरिटरीज इलेक्ट देम। तो इन्हें कौन इलेक्ट करता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं और यूनियन टेरिटरीज, है ना, ये क्या करती है, ये इन्हें इलेक्ट करते हैं। देयर कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स इन द राज्यसभा। तो
तो राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 250 मेंबर्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में 552 मेंबर्स हो सकते हैं, ऐसे ही राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं। ऑफ दीज 238 आर इलेक्टेड मेंबर्स, जिसमें से 238 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिन्हें चूज किया जाता है ना। एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसमें से 12 मेंबर्स जो होते हैं उन्हें कौन नॉमिनेट करता है? उन्हें कौन चूज करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं। जैसे हमारे अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। तो उन्होंने 12 मेंबर्स उसके चूज किए होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स। लोकसभा के मेंबर्स जब इलेक्ट हुए है ना, तो वो होते हैं 5 ईयर्स के लिए, और राज्यसभा के जब मेंबर्स इलेक्ट हुए तो वो कितने ईयर के लिए हुए? वो हुए 6 ईयर्स के लिए। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स। 1/3 मतलब जितने भी मेंबर्स हैं, है ना, उनका 3rd पार्ट मतलब आधे से भी कम जो मेंबर्स हैं वो एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, है ना। दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू मेंबर्स, और उनकी जगह पे कौन आ जाता है? न्यू मेंबर्स आ जाते हैं ना। ऑफ कोर्स की बात है, जब एक इंसान गया अपनी पोजीशन से तो उसकी जगह पे कोई और तो मेंबर आएगा ही, है ना। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आप देख सकते हो राइट साइड पे, द प्रेसिडेंट। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रेसिडेंट कौन है, कैसे काम करते हैं, बहुत चीजें इसके बारे में। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द कंट्री। कंट्री का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कंट्री में सबसे ऊंची पोजीशन जो होती है वो प्रेसिडेंट की होती है। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट द प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे मार्क कर लीजिए कि लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, वो चुनते हैं प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट के लिए नॉर्मल लोग जो है वोट नहीं करते, लोग वोट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जबकि प्रेसिडेंट के जो वोट्स होते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उन्हीं के मेंबर्स जो है इलेक्ट करते हैं, और तब जाके प्रेसिडेंट बनते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। और प्रेसिडेंट कितने साल तक रहते हैं? 5 ईयर्स तक प्रेसिडेंट रहते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको समझा देती हूँ। लोकसभा के जो एमपी होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए होते हैं, है ना। राज्यसभा के 6 ईयर्स के लिए होते हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो 5 ईयर्स के लिए होते हैं, है ना। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसका क्या है। हाँ, अब आप इसे देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कुछ पेज दिख रहा होगा, है ना, जिसमें सारे प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया की पिक्चर आपको विजिबल है। सो देखते हैं। सबसे पहले हम देखें अगर, तो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले प्रेसिडेंट का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, सो जो नंबर 2 जो सेकंड प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम था डॉक्टर एस राधा कृष्णा, है ना। जो नंबर 3 थे जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। नंबर 4 वीवी गिरी। इनके ना टाइम पीरियड भी लिखे हैं कि कब से कब तक थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 1950 से 1962 तक थे। ऐसे ही डॉक्टर एस राधाकृष्णन का भी ईयर लिखा हुआ है कि वो कब से लेके कब तक थे। तो यहाँ पे सबके ईयर्स जो है पूरे तरीके से आपको विजिबल हैं। नंबर 5 जो थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, है ना। तो ये सारे जो थे ये हमारे प्रेसिडेंट्स के नाम है ना। नंबर 6 आप देख सकते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। नंबर 7 ज्ञानी जैल सिंह, है ना। आर वेंकटरमन। नंबर 9 जो है वो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, है ना। नंबर 9 ये रहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। के आर नारायण। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे 11th प्रेसिडेंट थे, है ना। सो और नंबर 12
थी हमारी लेडी प्रेसिडेंट जिनका नाम था प्रतिभा पाटिल। नंबर 13 है प्रणब मुखर्जी। और जो हमारे अभी करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है रामनाथ कोविंद। जो भी टिल डेट यहाँ पे देख सकते हो आप, लिखा हुआ है 2017 टिल डेट, तब से लेके अब तक यही हैं। ओके, सो ये सारे के सारे प्रेसिडेंट्स आपको मैंने दिखा दिए। एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ, अगर आपको ना दिखा हो आप देख लीजिए। इस तरीके से सारे प्रेसिडेंट्स के नाम हैं। ओके, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कैसे बनती है ना। सो हम रीड करना शुरू करते हैं। देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन आर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, है ना। जैसे बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है ना। दिस मल्टी पार्टी सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी। और हमारी डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र, कि लोकतांत्रिक देश है हमारा, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी इंडिया, है ना। जिसमें क्या होता है कि लोगों के द्वारा लोग चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा मिनिस्टर्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट चूज की जाती है। उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, है ना। जिसमें लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है ना। सो हमारी कंट्री में ये मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टी पार्टी मतलब कि सिर्फ एक पार्टी ना हो, बहुत सारी पार्टी हो, ताकि लोग आराम से चूज कर पाए कि कौन सी पार्टी हमारे लिए बेस्ट वर्क करेंगी। इन अ जनरल इलेक्शन डिफरेंट पार्टीज फाइंड देयर कैंडिडेट्स। और जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंट अलग अलग पार्टीज होती हैं, वो अपने अपने कैंडिडेट्स को सामने लाती हैं कि हाँ हमारी पार्टी में से ये है पर्सन जिसको आप वोट कर सकते हैं। पीपल वोट फॉर द कैंडिडेट, और फिर लोग क्या करते हैं, उस कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं। द पार्टी दैट गेट्स द मैक्सिमम सीट्स इन द लोकसभा फॉर्म्स अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। अब वो पार्टी जो लोकसभा में सबसे ज्यादा जिसको सीट्स मिलती हैं उसी की सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है। कहने का मतलब है जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वोट्स जिसको मिलते हैं उसी की सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ से लेके ये पूरी की पूरी, ये सब इम्पोर्टेंट है, सारा का सारा इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डज द गवर्नमेंट फॉर्म, है ना, गवर्नमेंट कैसे बनती है। तो आप बता सकते हो कि पहले पार्टीज होती हैं, उनके मेंबर्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, लोग उनको वोट देते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं लोकसभा में उसकी ही सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर ऑफ दिस पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर। और जो प्रेसिडेंट होते हैं उस पार्टी के लीडर को क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। उनको प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दे देते हैं, है ना। सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ दिस पार्टी, है ना। ये सब ये जो होता है ये किसके हाथों होता है, प्रेसिडेंट के हाथों होता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हो शी और ही देन फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और फिर क्या होता है, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चाहे वो शी हो चाहे वो ही हो, फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, मतलब अपने मिनिस्टर्स की पूरी एक पार्टी तैयार करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। उसमें कौन कौन होता है, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। द मिनिस्टर्स मस्ट बी द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के मेंबर होंगे वही ये सब बन पाएंगे, है ना। द मिनिस्टर्स मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, सो हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ राइट साइड पे चेक पॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हो, है ना। सो अब इसको हम करते हैं। राइट, ट्रू और फॉल्स। द पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर आवर कंट्री। इसमें लिखा है कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री के लिए पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाती है। तो ये बात ट्रू है कि फॉल्स है, ये बात ट्रू है। द राज्यसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा को लोअर हाउस कहते हैं, क्या ये बात सही है? नो, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, तो ये फॉल्स है। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ आवर कंट्री। ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कंट्री के हेड होते हैं, क्या ये बात सही है? नो, बिकॉज कंट्री के जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब है कि इंडिया में अलग अलग पार्टीज है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज हैं, तो ये बात ट्रू है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। सो लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट गवर्नमेंट। एवरी स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बात इंपॉर्टेंट है कि हर स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। इट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट। और वो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है, स्टेट के लिए लॉज बनाती है, स्टेट के लिए कानून बनाती है। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs आर इलेक्टेड बाय पीपल।
और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, मतलब एमएलए होते हैं, इन्हें कौन इलेक्ट करता है, इन्हें कौन चूज करता है, इन्हें पीपल चूज करते हैं। आप देखते होंगे, आपने भी सुना होगा कि आपके घर के बड़े जो 18 ईयर्स से ऊपर हैं वो जाके वोट डालते हैं, है ना। तो वोट किस लिए डालते हैं? वो या तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वोट डाल कर आते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं। आप देख सकते हो ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो कि कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। आपको विजिबल है, देखिए, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट है, मतलब हमारी कंट्री का सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो यही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इन न्यू दिल्ली। ओके, आगे पढ़ते हैं। जो कि हमने पढ़ा कि जो एमएलए हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं हु आर मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। वो लोग जो कितनी उम्र से बड़े हैं? 18 साल से ऊपर की उम्र है जिनकी। दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। और वो कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। द गवर्नर इज द हेड ऑफ अ स्टेट। जो गवर्नर होता है वो स्टेट का हेड होता है। देखो, कंट्री का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। और स्टेट का हेड कौन होता है? गवर्नर। शी और ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। और गवर्नमेंट जो ये गवर्नर है, इन्हें भी कौन अपॉइंट करता है? इन्हें भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, वैसे गवर्नर को भी 5 साल के लिए प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। After the assembly elections, the governor invites the leader of the party that has got the maximum seats in the legislative assembly to form the government. Assembly elections के बाद, मतलब elections के बाद क्या होता है? गवर्नर जो होते हैं वो इनवाइट करते हैं पार्टी के लीडर को, जिनको सबसे ज़्यादा सीट्स मिली होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ताकि वो अपनी गवर्नमेंट बनाएं। ओके, द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स अ चीफ मिनिस्टर। और जिस पार्टी का जो लीडर होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं, है ना, वो पार्टी का जो लीडर होता है वो बन जाता है चीफ मिनिस्टर। जैसे दिल्ली का इस वक्त कौन है? अरविंद केजरीवाल, है ना। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द जुडिशरी। अब ये जुडिशरी क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो मतलब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी दी है, ठीक है। अब जुडिशरी क्या होता है? जहाँ पे आपके मान लो कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसे कौन सॉल्व करेगा? तो वो जुडिशरी में सॉल्व होते हैं। सो आगे पढ़ते हैं, ये क्या है? द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन आवर कंट्री। जैसा आपको मैंने पहले ही बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट है न्यू दिल्ली में, वो सबसे बड़ी जुडिशियल बॉडी है, मतलब जहाँ पे लॉयर्स होते हैं, जज होते हैं, जिसे कोर्ट कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है जहाँ पे फैसले होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या फिर किसी ने किसी पे कोई ब्लेम लगा दिया, तो ये बातें सॉल्व जो होती हैं वो ये जुडिशियरी में होती हैं, जो कि सबसे बड़ी जुडिशरी जो है कंट्री में, जो कि न्यू दिल्ली में है, जो कि है सुप्रीम कोर्ट। इट गिव्स द फाइनल जजमेंट इन एनी लीगल केस। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो उसकी फाइनल जजमेंट, मतलब फाइनल जो बात होती है कि हाँ भाई गलती किसकी है किसकी नहीं है, क्या आपको सजा मिलेगी वगैरह वगैरह, ये सब यहाँ पे होता है ना। देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 34 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने जज हो सकते हैं? 34 जज। जैसे कि आप देखते भी होंगे मूवीज़ में या फिर किसी सीरियल में, कार्टून में जज होते हैं, है ना, जिसको जो ऑर्डर करते हैं या फिर जो बताते हैं, है ना, कि इन्होंने गलती करी है, कि इन्होंने गलती करी है, जो भी बातें होती हैं उनके लॉयर्स आपस में उनके पॉइंट्स बोलते हैं ना, उनके फेवर में। सो जो जज होता है वो क्या करता है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और वो फैसला सुनाता है ना। सो मैक्सिमम कितने जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? 34 जज हो सकते हैं। द हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन इज दैट ऑफ द चीफ जस्टिस। और जो सबसे ऊंची पोजीशन होती है यहाँ पे वो होती है चीफ जस्टिस की। ओके, सो इसको मैं मार्क कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऑल द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी देखो, अब ये जो जजेस हैं, जो जजेस अपॉइंट होते हैं, ये भी कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है ना। द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन अ स्टेट। और हाई कोर्ट जो होता है, देखो सुप्रीम कोर्ट से कम जो होता है, नीचे जो होता है वो होता है हाई कोर्ट, है ना, जो कि स्टेट का हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होता है। मतलब अगर स्टेट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे सॉल्व कहाँ करेंगे? हाई कोर्ट में। और अगर कंट्री की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, है ना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोई राइवलरी हो जाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। देयर आर ऑल्सो लोअर कोर्ट्स इन एवरी स्टेट। और हर स्टेट में लोअर कोर्ट्स भी हैं, मतलब उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं,
छोटे छोटे कोड्स हैं जहाँ के छोटे मोटे प्रॉब्लम सुलझाई जा सकती हैं। ईच डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट हैज़ इट्स ओन कोड, और हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में हर एरिया में उनका अपना एक कोड होता है। सो मेरा आपको ये समझाने का मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचा है, उसके नीचे है हाई कोर्ट और उसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो जाते हैं प्रॉब्लम्स जो कि छोटी होती हैं, उस पर्टिकुलर एरिया की होती हैं, और हाई कोर्ट में जो उनसे बड़ी होती हैं, है ना। और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाती हैं जो लोग जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, या फिर अपना जिनके फेवर में लॉयर्स बोलते हैं, फिर जज अपना फैसला सुनाता है, तो ये सब कोर्ट में होता है ना। सो एज यू गाइज कैन सी द चैप्टर इज ओवर। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, बिकॉज इसमें पूरा का पूरा आपको गवर्नमेंट के बारे में कैसे बनती है, कौन कौन होता है, ये सब आपको समझाया गया है ना। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो डू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर आपके किसी सिबलिंग, सिस्टर, कजन या किसी क्लासमेट के काम आएगा, सो डू शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आपको अभी भी इस चैप्टर में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मेरे को डीएम कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो बिल्कुल ऐसे चैप्टर है जो कि क्लास 5 के बच्चों के लिए है। सो आप वहाँ पे उसे जाएं, देखें, एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो उसकी क्वेरी मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगी, या आपको कमेंट में भी समझा दूंगी। सो चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।